Hello students, myself Vishu Sharma, your business teacher. Today's topic is principle of management. नेक्स्ट प्रिंसिपल मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले, फ्यूल के नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं 3 केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो पिछली 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पहली केस स्टडीज क्या है? फर्स्ट केस स्टडी क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर ऑर्डर फोरमैन को, कंपनी के फोरमैन को प्रोडक्शन मैनेजर ने ऑर्डर दिया कि आपको 200 बाइक्स अ डे, एक दिन के अंदर 200 बाइक्स बनानी है। तो इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है? कमांड दी जा रही है यहां से, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड है कि आदमी ऑर्डर दे रहा है। फोरमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि उसको 200 बाइक्स एक दिन में बनानी है। आगे पढ़ते हैं। बट ही डिड नॉट गिव अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी नहीं दी गई रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट कि वो स्टोर डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल लाकर बाइक्स का प्रोडक्शन कर सके। इसलिए प्रोडक्शन मैनेजर उसको ब्लेम नहीं कर सकता अगर वो प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर पाया तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड हुआ है? प्रिंसिपल वायलेटेड हुआ है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फ्यूल ने क्या बोला है? अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। अगर वो अपने ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम करना चाहता है, तो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की कि उसको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना कब ले सकता है, कहां से लेकर आएगा। क्लियर है? तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना जरूरी है। क्लियर है? सेकंड आता है प्रोडक्शन मैनेजर इंस्ट्रक्ट। वही प्रोडक्शन मैनेजर ने सेल्समैन को ऑर्डर दिया कि आप अपनी सेलिंग, प्रोडक्ट की सेलिंग को स्लो कर दो, कम कर दो। इधर मार्केटिंग मैनेजर ने भी ऑर्डर क्या दिया कि आप सेल्समैन को बोला अपने सेलिंग प्रोडक्ट को बढ़ा दो, फास्ट कर दो। यानी कि एक ही व्यक्ति को, सेल्समैन को 2 लोगों ने ऑर्डर दिया, एक तो मार्केटिंग मैनेजर ने, एक प्रोडक्शन मैनेजर ने। इसने तो बोला, प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला? स्लो कर दो, और मार्केटिंग मैनेजर ने क्या बोला? फास्ट कर दो। तो ये व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका ऑर्डर सबसे पहले फॉलो करूं। तो कंफ्यूजन क्रिएट होने की वजह से यहां पे कौन सा है? यूनिटी ऑफ कमांड। बताया था 1 यूनिट 1 बॉस, यानी कि एक ही बॉस उसको ऑर्डर दे सकता है। क्लियर? तीसरा आता है मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट एंड वर्कर हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट में उन्होंने एंटर्ड हुए, एग्रीमेंट को साइन किया। वर्कर विल डू 1 ओवर टाइम टू कवर अप द लॉसेस। कंपनी के लॉस को कवर करने के लिए वर्कर्स ओवर टाइम करेंगे। मैनेजमेंट विल इंक्रीज द वेजेस, और मैनेजमेंट उनकी वेजेस को इंक्रीज करेगा। बट जब उन्होंने सारा काम कर दिया, मैनेजमेंट लेटर रिफ्यूज टू डू इट, उनकी वेजेस उन्होंने नहीं बढ़ाई। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ? इन्होंने अपना एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करा। किन्होंने? मैनेजमेंट ने। तो मैनेजमेंट ने फ्यूल का प्रिंसिपल वायलेटेड किया है। कौन सा? डिसिप्लिन। उसमें बोला गया था आपको कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने जरूरी है। 3 केस स्टडी मैंने आपके साथ डिस्कस की है इसकी। अब मैं फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है दिशा, कि किस डायरेक्शन में हमें वर्क करना है। फ्यूल ने क्या बोला है? फ्यूल इंसिस्ट दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड एम, उनका एम एंड मूव टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। जितनी भी यूनिट होती है, जितने भी इंप्लॉयज होते हैं, जितने भी लेवल्स होते हैं, सभी की एक ही डायरेक्शन होती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। फ्यूल ने यही बोला है। डायरेक्शन क्या है हमारी? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। तो इसलिए उन्होंने बोला 1 यूनिट 1 प्लान। एक यूनिट को आप 2 प्लान नहीं दोगे कि मेरे 10 लोगों की एक यूनिट है, 10 इंप्लॉइज की एक यूनिट है, आप उनको 2 वर्क दे रहे हो, उनको एक ही वर्क देना है। यानी कि एक यूनिट के पास एक प्लान होगा। जब सभी यूनिट अपना अपना प्लान पूरा करेगी, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क किया था हमने, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, तो जो सेम टाइप की जॉब्स है उन्हें एक यूनिट में दे दो, जो सेम टाइप की जॉब है उसे अलग यूनिट बना दो। तो 1 यूनिट के पास 1 प्लान होगा। क्लियर है? ऑल द एम्प्लॉयज एफर्ट टुवर्ड वन डायरेक्शन ओनली। जितने भी एम्प्लॉयज एक यूनिट के अंदर होंगे, उनकी डायरेक्शन, उनके एफर्ट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए कि जो यूनिट का प्लान है वही कंप्लीट किया जाए। और अगर
ये काम नहीं होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होती है, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये याद रखना अलग से, कोऑर्डिनेशन नहीं बन सकता। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सभी का एफर्ट एक जगह नहीं जुड़ेगा, तो हमारे यूनिट का प्लान भी फॉलो कंप्लीट भी नहीं हो सकता, अचीव नहीं कर सकते। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, एक यूनिट के पास एक प्लान होगा, वो अपने प्लान को पूरा करेंगे, और उन प्लान को हम अगर एक जगह इकट्ठा करें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल का अचीव हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बात ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल एक एम्प्लॉयज का हित, एक एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट क्या है, जनरल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। जनरल का यहाँ पे मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से है, किससे है, ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से है। तो पहली बात पढ़ता हूं, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है सबसे ऊंचा ओहदा, यानी सबसे ऊंचा स्थान, हायर प्लेस। हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हायर प्लेस देते हैं ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एम्प्लॉय का इंटरेस्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, तो इसीलिए इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को हमें सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। अब मान लो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सैलरी हायर से हायर सैलरी मैं दूं, मैं हायर से हायर सैलरी मुझे कंपनी से मिले, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस लॉस में जा रही है, नुकसान में जा रही है, तो उनकी सैलरी को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो इसलिए उनके ऑब्जेक्टिव को सैक्रिफाइस करके हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। ध्यान रखना, अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमने जनरल इंटरेस्ट में कवर नहीं किया, तो हमारा नो अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव भी हम नहीं कर सकते। इंटरेस्ट की वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाए, तो यहां पर भी हमारा प्रिंसिपल वॉयलेटेड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, पेमेंट। जो पर्सन वहां पे लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं, उनको सैलरी कैसी मिलनी चाहिए, पे शुड बी फेयर, फेयर हो, कॉम्पिटिटिव हो, एजुकेट हो। कोई भी व्यक्ति होगा अगर सेम पोजीशन पे सेम लेवल पे काम कर रहा है, अगर उन्हें सेम सैलरी ना मिले, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं पाते और मोटिवेट नहीं हो पाते, इसकी वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो सकता। अगर हमें अपने एम्प्लॉयज से वर्क टाइम पे पूरा कराना है, एफिशिएंसी के साथ कराना है, तो हमें उसे रिम्यूनरेशन भी कॉम्पिटिटिव देनी होगी, जिससे कि वो डिमोटिवेट ना हो। अगर उसके दिमाग में चलता रहेगा कि मैं भी सेम लेवल पे हूं, ये भी सेम लेवल पे है, ये ए है ये बी है, इसको मिलती है 10,000 सैलरी, इसको मिलती है 40,000 सैलरी, वर्क ये भी वही कर रहा है, वर्क ये भी वही कर रहा है, तो ये डिफरेंस क्यों, इसलिए कॉम्पिटिटिव सैलरी भी होनी चाहिए, डिफरेंस इतना ना हो कि उसको मालूम हो। ठीक है ना। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन फेयर, कॉम्पिटिटिव, एजुकेट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी होनी चाहिए। क्लियर है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, इसको अथॉरिटी से जोड़ता हूं। अथॉरिटी क्या है, पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी हम लोगों में बांट देते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल। कुछ पावर, कुछ अथॉरिटी ऐसी होती है जो टॉप लेवल को, मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को अपने पास ही रखनी होती है, सारी अथॉरिटी उनके पास नहीं होती है। क्लियर है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, कुछ अथॉरिटियों को हम सभी लेवल्स में बांट देते हैं, तो यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो उसने क्या बोला, फ्यूल ने क्या बोला कि कुछ पावर्स को तो हमें अपने पास सीक्रेट रूप से रखना है और कुछ पावर्स को हमें लोगों में, एम्प्लॉयज में बांट देना है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या करना है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव, ऑर्गेनाइजेशन गोल डिसाइड करना, प्लान बनाना, पॉलिसीज बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, ये सारा काम किसका है, टॉप लेवल का है। तो ये सारी अथॉरिटी किसके पास होगी, टॉप लेवल के पास होगी, इसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा कि हमने पावर्स को लोगों में बांट दिया, जैसे कि इस केस स्टडी में आया था, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, पावर ही नहीं थी कि वो डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल उठा के अपने टारगेट को पूरा कर सके, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया कि पावर, अथॉरिटी बांटी जा सकती है रूटीन वर्क के लिए। किसके लिए, रूटीन वर्क के परचेज और रॉ मटेरियल के लिए। रूटीन वर्क कुछ भी हो सकता है जो डेली वर्क होता है। क्लियर है। तो अथॉरिटी को बांटना भी जरूरी है और
संभाल कर अपने पास भी रखना जरूरी है। ध्यान रखना, यूनिट ऑफ डायरेक्शन, एक यूनिट के पास एक ही प्लान होगा। इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, हर एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉइज को अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। क्लियर है? रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन, जिसको भी पर्सन, जो भी एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है उसे कॉम्पिटिटिव, फेयर, एजुकेट सैलरी मिलनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ पावर्स को हम अपने पास रखते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कुछ ही हाथों में होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर्स को बांट देते हैं जिसकी वजह से रूटीन वर्क जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ये चार काम भी हमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ध्यान रखना, इसमें भी याद रखना, ये चार काम भी हमें इंक्रीज करनी है, एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। क्लियर है? 4 केस स्टडीज के बारे में कल भी लेके आऊंगा और नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।